लेक्चर हमारा 6 था लास्ट, जिसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल डिस्कस किया और मैंने बताया कि अभी ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आज के इस लेक्चर में ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में हमने ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर का डिफरेंस देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली 3 टाइप के इन्वायरमेंट हमने ओस्मो रेगुलेशन में देखने हैं। नंबर 1 पे मेराइन इन्वायरमेंट, नंबर 2 पे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और नंबर 3 पे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, यानी मेराइन में रहने वाले, फ्रेश वाटर में रहने वाले और उसके बाद टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ओस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और सल्यूट को किस तरह बैलेंस करते हैं। क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब भी बेटा है मेंटेन करना, किसको, वाटर और साल्ट को मेंटेन करना है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि मेराइन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी फ्लूइड्स को किस तरह मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेश वाटर में रहने वाले किस तरह मेंटेन करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं वो अपनी बॉडी फ्लूइड को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि मेराइन एनवायरनमेंट। अब मेराइन एनवायरनमेंट का मतलब बेटा पहले समझ लें। मेराइन में देखें कि साल्ट की कंसंट्रेशन, जब आप समंदर की बात करते हैं तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो हमने इस एनवायरनमेंट को कहा था कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम हो, उसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं। तो मेराइन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो बाहर का माहौल है उसके अंदर वो हाइपरटोनिक है। अब हमने देखना है कि मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो अपनी बॉडी फ्लूइड को किस तरह मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ओस्मो कन्फर्मर्स रहते हैं। ओस्मो कन्फर्मर्स और उनकी एग्जांपल्स हैं मेराइन इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स की जब बात करते हैं तो हैग फिशेस, ये दोनों ओस्मो कन्फर्मर्स हैं जो कि मेराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। और बेटा कल हमने ये उसको पढ़ा था कि ओस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी को आइसोटोनिक रखते हैं। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि इनकी बॉडी के अंदर पहले ही बैलेंस होता है। तो चाहे यही बात हमने कल पढ़ी थी कि ओस्मो कन्फर्मर्स चाहे मेराइन में ही क्यों ना हो, ये अपने अंदर कोई भी अडेप्टेशन नहीं रखते, इनकी बॉडी पहले ही आइसोटोनिक होती है। ये जिन बच्चों को ये आइसोटोनिक का मतलब समझ नहीं आ रहा, आइसोटोनिक का मतलब नहीं समझ आ रहा बेटा, तो वो लास्ट लेक्चर्स को पहले अच्छे तरीके से देखेंगे, फिर उनको क्लियर होगा कि आइसोटोनिक क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लिया हमने कि ओस्मो कन्फर्मर्स यानी मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल्स ओस्मो कन्फर्मर्स भी रहते हैं। लेकिन आपने पढ़ा था कि ओस्मो कन्फर्मर्स को कोई भी रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले ही अपने अंदर अडेप्टेशन आइसोटोनिक अडेप्टेशन लेके आते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड टाइप के जो एनिमल रहते हैं वो होती हैं जी कार्टिलेजिनस फिशेज। ये फिशेज भी मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रह रही हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज, इसको कार्टिलेजिनस बेटा क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो कार्टिलेज यानी कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं ऐसे सेल्स को, कॉन्ड्रोसाइट्स, इसको लहदा बेशक लिख लें। कार्टिलेजिनस फिशेज यानी कार्टिलेज से बनी होती है इनकी बॉडी, यानी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं जिससे इनकी बॉडी बनी होती है, इसी वजह से हम इनको कार्टिलेजिनस फिशेज कहते हैं। तो सेकंड टाइप के जो एनिमल्स हैं जो मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज। जब हम इनकी बात करते हैं तो कहता है कि लो इंटरनल सोल्यूट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर, यानी इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस रखनी है वो कौन सी रखनी है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी साल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखना है। लेकिन बेटा जब आप बात करते हैं मेराइन की तो मेराइन में तो साल्ट ज्यादा है, नमक जो है वो ज्यादा है। और इन्होंने क्या मेंटेनेंस करनी है, अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के अमाउंट को क्या रखना है, लो रखना है। तो अब हमने देखना है कि कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं इनके अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन होती हैं कि ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की अमाउंट को कम रखती हैं। तो बेटा इनके अंदर 3 टाइप के डिफरेंट अडेप्टेशन। पहली अडेप्टेशन किडनी, यानी जब बाहर साल्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर साल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगी, थ्रू किडनी जो है वो साल्ट को एक्सक्रीट करना शुरू कर देंगी। उसी के बाद सेकंड नंबर पे गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू भी ये साल्ट को एक्सक्रीट करते हैं। कौन से साल्ट को बेटा, जो एक्सेस अमाउंट वो साल्ट है, यानी एक लिमिट होगी उसके बाद जो ज्यादा साल्ट इनकी बॉडी में आएगा तो उस साल्ट को ये किसके थ्रू, या तो किडनी के थ्रू या गिल्स के थ्रू। और थर्ड नंबर पे बेटा होते हैं रेक्टल ग्लैंड्स, या फिर ये क्या करेंगे, रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो साल्ट को सिक्रीट करना शुरू कर देंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो 2 तरह के एनिमल्स देख लिया आपने, ओस्मो कन्फर्मर्स, इनको तो जरूरत ही नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही आइसोटोनिक होती है।
यानी जितना बाहर साल्ट होगा यानी उनकी बॉडी में पहले ही उतना होता है, इनको जरूरत नहीं होती साल्ट को बाहर निकालने की। जब हम कार्टिलेजेंस की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर लो सल्यूट रखना है, क्योंकि मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है, बहुत ज़्यादा सल्यूट मौजूद है। तो इसलिए क्या होगा कि जो साल्ट है वो इनकी बॉडी के अंदर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इनके अंदर अडेप्टेशन होती हैं किडनी की, गिल्स की और रेक्टल ग्लैंड्स की, जिनके थ्रू जो है वो एक्सेस साल्ट जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, यानी बाहर बॉडी के बाहर जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप के एनिमल्स हैं जो कि मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, ये फर्स्ट टू हमने देख ली। नेक्स्ट थर्ड एनिमल जो कि मेराइन एनवायरनमेंट के ही रहते हैं वो होती हैं फिशेज। ठीक है, ये भी कुछ फिशेज जो हैं वो लाइक कार्टिलेजिनस फिशेज के अलावा भी कुछ फिशेज होती हैं जो कि इस मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रिटेन करना शुरू कर देती हैं, यानी यूरिया बनाना शुरू कर देती हैं। बेटा यूरिया जो है वो एक साल्ट है। यूरिया क्या चीज़ है? साल्ट है। अब देखें बाहर भी साल्ट ज़्यादा है। अब ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूरिया जब बनाती हैं तो इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट ज़्यादा हो जाता है। लाइक अगर बाहर साल्ट की अमाउंट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो 50 ml है, तो ये जब यूरिया बनाती हैं तो इनकी बॉडी में भी साल्ट की अमाउंट ऑलमोस्ट 50 ml हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बाहर भी हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब बाहर साल्ट ज़्यादा है। तो जब ये यूरिया अपनी बॉडी के अंदर बनाती हैं तो इनकी बॉडी भी हाइपरटोनिक हो जाती है, यानी इनकी बॉडी में भी साल्ट ज्यादा हो जाता है। तो जब दोनों मतलब कंपैरिजन करें इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी का, तो दोनों में साल्ट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ये अपने अंदर डेप्रेशन क्या करती हैं कि यूरिया बनाना शुरू कर देती हैं। और ये यूरिया क्या करता है, इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसको भी क्या कर देता है, हाइपरटोनिक कर देता है। अब बाहर भी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक था, अंदर भी हाइपरटोनिक हो जाता है, इसलिए बाहर से जो साल्ट है वो इनकी बॉडी में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोनों में बैलेंस हो गया है। इसकी जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा कि अगर आप एक बीकर के अंदर 50 ml वाटर ले लें और दूसरे के अंदर भी 50 ml वाटर ले लें और उन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दें, तो वाटर ना तो बीकर ए से बी में जाएगा ना बीकर बी से ए में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। तो इसी तरह इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को आप बीकर ए और बीकर बी की मदद से समझ सकते हैं कि जब इंटरनल बॉडी में यूरिया यानी साल्ट की अमाउंट उतनी हो जाती है जितनी बाहर बॉडी के बाहर होती है, तो क्या होता है कि ये अपने एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक कर लेते हैं, दोनों के एनवायरनमेंट सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से साल्ट जो है ना तो बॉडी से बाहर जाता है ना बॉडी के बाहर से जो है वो बॉडी के अंदर इंटर होता है। लेकिन जब हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया जो है वो बहुत टॉक्सिक है। तो इसलिए कुदरत ने इनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखा है, वो है जी ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है, ये जो यूरिया प्रोड्यूस होता है इसको डिटॉक्सिफाई करता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन सिंपली मतलब ये है बेटा, यूरिया जो है वो बहुत टॉक्सिक यानी जहरीला है। तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है, इस यूरिया को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कम जहरीला कर देता है। तो ये कुदरत ने इनके अंदर सिस्टम रखा है, अडेप्टेशन रखी हुई है। मेन ये फिशेस करती क्या है, अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक कर लेती हैं। बाहर भी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक, अंदर भी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन यूरिया जो है वो टॉक्सिक है, इसलिए इनके अंदर बॉडी में क्या चीज मौजूद होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यूरिया की टॉक्सिसिटी को कौन सा कंपाउंड या कौन सा केमिकल खत्म करता है। तो ये बेटा आपको बताया गया ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है, जो कि यूरिया की टॉक्सिसिटी को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई यानी कम जहरीला कर देता है। उसके बाद फोर्थ नंबर के एनिमल जो मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं वो होती हैं जी बोनी फिशेज। ये बोनी फिशेज, ये पंजाबी में बोना कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है। ये बोनी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि छोटी मछलियां। बोनी फिशेज बेटा वर्ड बोन से आया है, यानी इनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, बोन्स। और बोन्स वाले सेल्स को बेटा ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे भी नेक्स्ट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कार्टिलेजिनस के सेल को मैंने बताया अभी कॉन्ड्रोसाइट, और बोन्स के सेल को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। बारे ये तो एक्स्ट्रा चीज थी। अब जो बोनी फिशेज हैं, कहता है कि ये डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर की। डिसेंडेंट सिंपली आप कह सकते हैं औलाद हैं। बोनी फिशेज दरअसल क्या है, औलाद हैं, यानी बच्चे हैं किसके, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। यानी पहले मछलियां जो हैं फ्रेश एनवायरनमेंट में रहती थी, फ्रेश वाटर में। ये हमने आगे जाके पढ़ना है कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो फिशेज हैं उनकी अडेप्टेशन क्या होती हैं। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले जब उनकी आगे एवोल्यूशन हुई, फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स की या फिशेस की जब एवोल्यूशन हुई, यानी उनकी जब नेक्स्ट आगे औलादें पैदा हुई, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होते गई, बोनी फिशेस के अंदर। और ये बोनी फिशेस किस एनवायरनमेंट में आ गई,
मेराइन एनवायरनमेंट में। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि बोनी फिशेज जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं किसकी, फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स की। अब जो फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं बेटा जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि एक मछली है फ्रेश वाटर में रह रही है और एक मछली है मेराइन एनवायरनमेंट में रह रही है, दोनों में फर्क क्या है। देखिए मैं बार बार बात को रिकॉल कर रहा हूँ, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो समझ लें हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक होता है जिसमें साल्ट ज्यादा हो। तो मेराइन एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में भी, मछलियों की बॉडी में भी साल्ट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो मेराइन में रहने वाली जो हैं वो अपनी बॉडी को या तो हाइपरटोनिक करेंगी या अपनी बॉडी से साल्ट को बाहर निकालेंगी। जो फ्रेश वाटर में रह रही हैं, फ्रेश वाटर का मतलब ये है उसमें वाटर ज्यादा है, और जिसमें वाटर ज्यादा हो उस एनवायरनमेंट को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अब जब बाहर वाटर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर भी वाटर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिशेस क्या करेंगी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो एक्सेस वाटर होगा उसको रिलीज करेंगी। तो यही बात बता रहा है कि जो फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते थे या फिशेस रहती थी वो क्या करती थी, रिलीज वाटर फ्रॉम इंटरनल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। यानी अब वो वाटर को क्या करती थी, रिलीज करती थी जो फ्रेश वाटर में रहती थी। अब जब वाटर रिलीज हुआ तो वाटर के साथ क्या हो गया बेटा कि इनकी बॉडी से जब वाटर रिलीज होना शुरू हो गया तो साल्ट जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो गए, और इसी साल्ट की वजह से इनको किस एनवायरनमेंट में रख दिया गया, मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया गया। बहरहाल हमने चार बातें डिस्कस की बेटा। सबसे पहले ओस्मो कन्फर्मर्स, ओस्मो कन्फर्मर में बता दिया आपको, ये भी मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं लेकिन इनके अंदर कोई अडेप्टेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। सेकंड नंबर पे बेटा हमने कार्टिलेजिनस फिशेज देखी। हमने कहा कि ये जो है वो साल्ट को कम रखते हैं, उसके लिए इनके अंदर डेप्रेशन क्या होती है, किडनी। सेकंड नंबर पे बेटा हमने कहा गिल्स, और थर्ड नंबर पे रेक्टल ग्लैंड्स। उसके बाद थर्ड एनवायरनमेंट में जो थर्ड एनिमल्स हैं यानी कुछ फिशेज जो हैं अदर देन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज, वो क्या करती हैं अपनी बॉडी में यूरिया को रिटेन करना शुरू कर देती हैं। और ये यूरिया क्या करता है बेटा कि दोनों के एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना देता है जिसकी वजह से ना तो साल्ट बॉडी से बाहर जाता है ना बॉडी के अंदर इंटर होता है। लेकिन इसमें बताया यूरिया टॉक्सिक होता है, इसकी टॉक्सिसिटी को कम कौन करता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बताया बोनी फिशेज। बोनी फिशेज क्या हैं, ये डिसेंडेंट हैं, औलाद हैं किसकी, फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर में फिशेज क्या करती थी, वो अपने एक्सेस वाटर को रिलीज करती थी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। ये भी हमने आगे डिस्कस करना है फ्रेश वाटर में एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन कौन कौन सी होती हैं। इन्हीं बोनी फिशेज के अंदर साथ बुक वाला बताता है कि इनके अंदर अडेप्टेशन क्या होती हैं। अब ये फिशेज क्या करती हैं कि बेटा देखें, जब बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा हो जाए तो ये फिशेज क्या करती हैं, साल्ट को कम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं। यानी ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब पानी ज्यादा पीएंगी तो उसके अंदर जो साल्ट है, एक्सेस साल्ट है, वो इस वाटर के साथ मिलके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि इनकी बॉडी में मेराइन में रह रही हैं, मेराइन में साल्ट ज्यादा है। जाहिर सी बात है जब मेराइन में साल्ट ज्यादा होगा तो इनकी इंटरनल बॉडी में भी साल्ट ज्यादा होगा। तो ये क्या करती हैं, वाटर को ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं, और उस वाटर में साल्ट जो है वो मिक्स होके वो बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कंसनट्रेटेड यूरिन जाता है तो कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, ये भी आपको बात बताई हुई है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बेटा वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो। सोल्यूट साल्ट है और सॉल्वेंट वाटर है। जब सोल्यूट यानी साल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, वाटर की अमाउंट कम होगी, यही बात बता रहा है कि जब कंसंट्रेटेड यूरिन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीट होगा और वाटर जो है वो मिनिमम वाटर लॉस होगा। तो ये फोर्थ नंबर पे थी बोनी फिशेज, जहां पे आके आपका जो फर्स्ट एनवायरनमेंट है मेराइन एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें चार बातें हैं, चार आपने हेडिंग्स देनी है, ओस्मो कन्फर्मर, कार्टिलेजिनस फिशेज, उसके बाद थर्ड नंबर पे सम फिशेज, उसके अंदर डिफरेंट फिशेज आ जाती हैं, और फोर्थ नंबर पे बोनी फिशेज। बोनी फिशेज एंसेस्टर्स हैं किसके, फ्रेश वाटर के, और इनके अंदर अडेप्टेशन क्या होती हैं। ये फर्स्ट अभी कंप्लीट हुआ है मेराइन इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट बेटा सेकंड इन्वायरमेंट है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। हमने फर्स्ट इन्वायरमेंट देख लिया मेराइन इन्वायरमेंट, अब इसके बाद है सेकंड इन्वायरमेंट जो कि जी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉन्स्टेंटली फेसिंग ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ सॉल्ट। ये बेटा इनके अंदर प्रॉब्लम है, ये आपने साथ हेडिंग देनी है प्रॉब्लम की। क्या प्रॉब्लम है, देखो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में ये एनिमल्स रह रहे हैं, लाइक फिशेज जो रह रही हैं, उनके बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेश वाटर है, यानी उसके अंदर वाटर जो है वो ज्यादा है और साल्ट कम है।
अब देखें जब बाहर पानी ज्यादा होगा तो एनिमल की बॉडी में भी कॉन्स्टेंटली क्या होगा, वाटर ज्यादा होगा। और जब एनिमल की बॉडी में वाटर ज्यादा होगा तो क्या है कि जब ये एक्सेस वाटर रिलीज होगा तो ये वाटर अपने साथ साल्ट को भी ले जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वाटर अकेला तो नहीं एक्सक्रीट होगा, जब किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगी तो क्या होगा, इसके साथ साल्ट भी। तो दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा वाटर को बियर करती है, यानी बाहर पानी ज्यादा है तो अंदर भी पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो इनमें ये है कि फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लड हो जाता है। सेकंड नंबर पे जब ये बॉडी फ्लूइड एक्सक्रीट होता है तो अपने साथ क्या है भी ये साल्ट को भी लॉस कर देता है, जो थोड़ा बहुत साल्ट होता है उसको भी ये ले जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को किस तरह ये जो एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले ये क्या करते हैं। अब देखें फ्रेश वाटर एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, इनमें अमेबिया और पैरामीशियम आते हैं। ये क्या करते हैं, पंप्स एक्सेस ऑफ वाटर बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये चीजें आपने ना फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हुई है वैक्यूल के अंदर, या ये अमेबिया और पैरामीशियम में आप पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसमें फाइगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस पढ़ते थे आप। तो उसमें फिनोसाइटोसिस में आप देखते थे वाटर किस तरह एक सेल से बाहर निकलता है। क्या होता है बेटा कि वैक्यूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, जो वाटर है उसको ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं, एक्सेस वाटर को ऑब्जॉर्ब करते रहते हैं। और उसके बाद जो है जब वो फिल हो जाते हैं तो सेल के साथ अटैचमेंट लगा के ब्रस्ट होते हैं और सारे के सारे वाटर को जो है वो बॉडी के बाहर जो है वो एक्सपेल आउट कर देते हैं। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रही तो फर्स्ट ईयर की बुक ओपन करके या नेट से सर्च कर लेंगे अपना टॉपिक बेटा फाइगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। और फिनोसाइटोसिस में आप पढ़ते थे कि एक्सेस वाटर जो है वो किस तरह रिलीज होता है। तो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोआ है, देखो फ्रेश वाटर का मतलब ये है बाहर एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है जिसकी वजह से एनिमल की बॉडी में भी पानी ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब पानी के क्योंकि हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक रेंज तक तो वाटर जो है वो स्टेबल रह सकता है, उस रेंज से बढ़ेगा वो नुकसानदेह है। अब उस रेंज से बढ़ने वाले वाटर को क्या करेंगे, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है वो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, यानी वैक्यूल को कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उस वाटर को क्या कर देंगे, पंप आउट कर देंगे, यानी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक जो फिशेज वगैरह हैं, वो क्या करती हैं, वो कहता है कि ये एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये बिल्कुल हमारे चैप्टर की बेसिक्स हैं, मैंने उस दिन भी बताया था। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी तो आगे आपको पूरा चैप्टर तंग करेगा। अब देखें डाइल्यूट का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट यानी वाटर ज्यादा है और साल्ट कम है। तो अब ये क्या करेंगी कि एक लिमिट तक जो वाटर है उसको तो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन जो वाटर एक्सेस होना शुरू होगा तो ये क्या करेंगी कि जो एक्सेस वाटर है उसको डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में, यानी जो इनका यूरिन प्रोड्यूस होगा उसमें वाटर ज्यादा होगा और साल्ट की अमाउंट कम होगी, तो ये डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देंगी। अब एक फायदा तो हो गया डाइल्यूट यूरिन का, जो कि जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इनकी बॉडी में जो साल्ट होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत साल्ट होते हैं वो भी इस वाटर के साथ जो है डाइल्यूट यूरिन के साथ वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो उस डाइल्यूट यूरिन यानी जो साल्ट की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, पहली बात ये जो फूड लेते हैं उसके अंदर साल्ट कंटेनिंग फूड होती है, यानी जो फूड ये खाते हैं, जो खुराक लेते हैं उसके अंदर ऑलरेडी साल्ट मौजूद होते हैं जो कि इसकी कमी को पूरा करते हैं। और दूसरे नंबर पे बेटा जो फ्रेश वाटर में थोड़ा बहुत साल्ट होता है उसको स्किन के थ्रू या गिज के थ्रू जो है ये खुद अपटेक कर लेते हैं। तो ये दो प्रेफरेंस देते हैं कि अगर साल्ट जो है इनकी बॉडी से लॉस हो जाए तो ये उसको किस तरह पूरा करेंगे, या तो ये जो खुराक ले रहे हैं उसमें साल्ट होगा, या फिर फ्रेश वाटर के अंदर, इनके फ्रेश वाटर के अंदर वाटर ज्यादा है और साल्ट की अमाउंट कम है, लेकिन वो थोड़ा बहुत साल्ट जो है ये अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेंगे, एक्टिवली ये है अपटेक कर लेंगे। तो बेटा फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट यहाँ खत्म हो गया। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं है वो और से समझ लें कि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है। एक तो फ्रेश वाटर में रहने वाला अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी को बर्दाश्त करता है, अगर ये पानी को एक्सेस पानी को निकाल भी दे तो उसके साथ क्या होता है कि जो साल्ट है वो ज़ाया हो जाते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स हैं इनकी। अब इनमें दो कैटेगरी है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं एक्सेस वाटर को कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। मसला बनता है फ्रेश वाटर एनिमल्स में, एनिमल्स क्या करते हैं एक्सेस वाटर तो रिलीज कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, लेकिन डाइल्यूट यूरिन का मतलब है इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट यानी साल्ट भी मौजूद है। तो जब ये साल्ट को रिलीज करेंगे तो साल्ट जब इनका जाया होगा तो साल्ट के लॉस को किस तरह पूरा करेंगे, या तो ये वो खुराक खाएंगे जिसमें साल्ट होगा,
या फिर ये फ्रेश वाटर जो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां से एक्टिवली जो है वो अपनी स्किन या गिल्स के थ्रू साल्ट को अपटेक कर लेंगे, अपने अंदर इंटर कर लेंगे। इस तरह ये अपनी बॉडी को जो है वो ओस्मोटिक यानी बरकरार रखते हैं और अपनी बॉडी को जो है वो बैलेंस में रखते हैं। उसके बाद थर्ड इन्वायरमेंट है वो है जी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, कि टेरेस्ट्रियल यानी जो खुश्की में रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के ओस्मो रेगुलेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो एवेपोरेटिव लॉस जो है वो डिहाइड्रेशन काज करता है। लाइक टेरेस्ट्रियल में रहने वाले अगर वाटर जो है वो लॉस हो जाता है तो ये इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, इनके अंदर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। और आपको पता है कि पानी की कमी अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो एनिमल की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को अडेप्टेशन जो है कौन सी आती है इनकी बॉडी में, यानी इन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इनके अंदर 4 टाइप्स की अडेप्टेशन होती हैं। नंबर 1 पे स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती हैं, नंबर 2 पे मेटाबॉलिक अडेप्टेशन होती हैं, नंबर 3 पे बिहेवियरल अडेप्टेशन होती हैं और नंबर 4 पर एनहाइड्रोबायोसिस होती है। तो ये 4 अडेप्टेशन होती हैं जिसकी वजह से ये एनिमल जो हैं वो डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। देखिए बच्चों, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है ऐसा एनवायरनमेंट जहां पानी की पहली कमी है, यानी उनके बाहर के एनवायरनमेंट में पानी बहुत कम है। तो इनकी बॉडी ने किसी तरीके से कोशिश करनी है या तो पानी को बाहर लॉस होने से बचाए, यानी एवेपोरेशन ना हो, बॉडी से पानी लॉस ना हो, या फिर अपनी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम लेके आना है जिससे पानी जो है वो बनना शुरू हो जाए। तो ये 4 अडेप्टेशन है, स्ट्रक्चरल, मेटाबॉलिक, बिहेवियरल और एनहाइड्रोबायोसिस। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर में क्या है कि इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो वाटर प्रूफ होती है। वाटर प्रूफ किस वजह से होती है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो है यानी इंसेक्ट्स की बात करें तो वहाँ एक्सोस्केलेटन की एक लेयर होती है या फिर मल्टी लेयर केराटिनाइज्ड स्किन होती है, केराटिनाइज्ड डेड सेल्स होते हैं। तो ये जो 2 लेयर्स हैं एक्सोस्केलेटन की और केराटिनाइज की स्किन के ऊपर, ये लेयर क्या करती है, बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ का मतलब ये है कि ना तो पानी बाहर से अंदर आ सकता है, ना पानी जो है वो बॉडी के अंदर से बाहर रिलीज हो सकता है। लाइक जिस तरह हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बेटा बॉडी के अंदर देखें पोर्स हैं जिसके थ्रू आप देखते हैं कि स्वेटिंग हो रही होती है। लेकिन जब इन एनिमल्स की, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं तो कहता है कि इन एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन की स्किन के ऊपर एक लेयर होती है या केराटिनाइज स्किन की लेयर होती है। ये जो दोनों लेयर्स हैं ये बॉडी को क्या करती हैं, वाटर प्रूफ करती हैं। वाटर प्रूफ का मतलब ये है कि ना तो पानी बाहर से अंदर इंटर हो, ना पानी अंदर से बाहर। हमारा मेन मकसद ये है कि पानी जाया ना हो, यानी वाटर जो इनकी बॉडी में अगर थोड़ा बहुत मौजूद है, जब इन्होंने वाटर इनटेक कर लिया है तो वो पानी जो है वो बॉडी से जाया ना हो। तो वो जाया किस तरह नहीं होता, तो इनके अंदर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती है, यानी इनकी जो बॉडी है वो वाटर प्रूफ होती है। किस वजह से वाटर प्रूफ होती है कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है और केराटिनाइज यानी डेड स्केल्स की लेयर्स होती है जो कि इनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है। ये पहली अडेप्टेशन थी, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। सेकंड है जी सर फिर मेटाबॉलिक। उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है फिर? तो बात करें बेटा मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक चेंजिंग में क्या होता है कि ये एनिमल जो फूड खाते हैं यानी जो खुराक खाते हैं वो क्या होती है, मुइस्ट होती है, यानी उसके अंदर ऑलरेडी वाटर के कंटेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल है बेटा कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट क्या करते हैं, ये डेजर्ट प्लांट के सीड को खाते हैं। अब इन सीड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जरा बात गौर समझिएगा। यानी कैंगरू रैट जो डेजर्ट प्लांट यानी खुश्की में जो प्लांट मौजूद हैं उनके सीड्स को जब खाते हैं तो इन सीड्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको ग्लूकोज की। आपको पता है आप फोटोसेंसिटिव रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं कि ग्लूकोज जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये वाटर की फॉर्मेशन करता है। अगर आप फोटोसेंसिटिव में देखें तो ग्लूकोज बनता है, और जब आप इसी के अपोजिट चलते हैं रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर रात टाइम हो रहा होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो यूज टू होके क्या चीज बना रहा होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो यानी मतलब क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। बार हमारा मेन कंसर्न है कि इनकी बॉडी में वाटर किस तरीके से आ जाए। तो बेटा कैंगरू रैट क्या करते हैं, ये जो सीड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबोलाइट्स होते हैं यानी जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये क्या चीज प्रोड्यूस कर देते हैं, वाटर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर वाटर फिर किस तरह मेंटेन रहता है, ये सेकंड नंबर पे है जी मेटाबॉलिक चेंजिंग। या मेटाबॉलिक अडेप्टेशन में क्या होता है कि ये खुराक ही वो लेते हैं
जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या चीज प्रोड्यूस कर दे, वाटर को प्रोड्यूस कर दे। थर्ड नंबर पे है बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है कि ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। बेटा कंसंट्रेटेड वर्ड फिर दोबारा आ गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें साल्ट ज्यादा हो, वाटर कम हो। यानी अब ये जो यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वाटर कम है। हमारा मकसद यही है कि बॉडी से वाटर जो है वो कम से कम लॉस हो, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बाहर पानी बहुत कम है, वो बड़ी मुश्किल से इनको वाटर मिलना है। ये पहली बिहेवियरल चेंजिंग क्या करते हैं कि ये यूरिन ही वो प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर ऑलरेडी बहुत कम होता है। सेकंड नंबर पे ये फिल्टर वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये बेटा हमने एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ना है कि किडनी से जब वाटर, यानी किडनी से जब डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा होता है, उसके दौरान जो वाटर है लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर वाटर प्रोड्यूस होता है, वो वाटर यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। तो उसके अंदर मैं बताऊंगा, पर आज थोड़ा सा इसका सुन लें कि जब कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यानी जो वाटर और साल्ट बाहर निकल रहे होते हैं तो क्या करते हैं ये एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं कि ये वहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो वाटर होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। कब? जब एक्सक्रीशन हो रही होती है, यानी जब वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा होता है उससे पहले कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर ऐसी चेंजिंग होती हैं जिसमें ये वाटर को अपनी बॉडी में रीअब्सॉर्ब दोबारा वापस ले आते हैं। तो ये बिहेवियर चेंजिंग है। लास्ट पे बेटा 4 नंबर पे होती है एनहाइड्रोबायोसिस। बेटा एन का मतलब होता है विदाउट या लॉस ना करना, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो कि वाटर के बगैर, ऐसे एनिमल जो कि वाटर के बगैर रह सकते हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। इसका मतलब यह है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर पानी की कमी भी हो जाए तो ये एनिमल अपने अंदर फिर भी बर्दाश्त पैदा कर लेते हैं कि कम पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये 4 तरह की एडेप्टेशन बेटा हमने देख ली। फर्स्ट नंबर पे हमने देखा स्ट्रक्चरल, सेकंड नंबर पे मेटाबॉलिक, थर्ड नंबर पे बिहेवियरल और फोर्थ नंबर पे एनहाइड्रोबायोसिस। और यहाँ आके आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया और ओस्मो रेगुलेशन भी कंप्लीट हो गया। यानी आपके चैप्टर का पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया।